तो भाई वेलकम एवरीबॉडी टू द क्लास ऑफ हिंदी में अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में व्हाट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। तो ये है आपके सामने 2024-25 का सीबीएसई का सिलेबस इकोनॉमिक्स का। सबको ये पता है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, बट सबको ये बहुत कम पता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ी कैसे जाती है। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन पूछूं तो आप सब लोगों का एक वही जवाब होगा जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था। It is a study of the relationship of what is called as children scarce means and how to ultimately use them to achieve the best outcome। तो मीन्स और एंड्स का जो रिश्ता है इसी को आप इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर वालों ने बोला कि सब्जी मंडी से अरबी ले आइएगा, अरुई जिसको बोलते हैं, हिंदी में घुइयां। लोग खाली बैठते हैं, कहते क्या करो, घुइयां छीलेंगे क्या? मतलब अरबी खाई होगी आपने। तो शॉपकीपर कह रहा है 100 रुपए किलो। मैंने कहा इतनी महंगी क्यों है? तो फिर मेरा बेटा मेरे साथ बैठा था बाइक पे, कह रहा पापा अभी अभी लॉन्च हुई है ना। अंग्रेजी देखिए, लॉन्च हुई है, कोई मिसाइल है जैसे। मतलब अभी अभी मार्केट में आई है उसकी फसल, तो अभी डिमांड थोड़ी सी ज्यादा है, या बोल ले डिमांड जो भी है उसके कंपैरिजन में सप्लाई कम है। फिर मैंने खरीद ली। खैर घर वालों के सामने कौन बहस करे, गैया करे, तो खरीदना ही था, ऑर्डर मिला था। थोड़ा आगे बढ़े, एक हरी वाली छोलिया मिल रही थी, हरी सो कॉल्ड चना जिसको बोलते हैं। वो एक बार मैंने ली थी 50 रुपए की 250 ग्राम, और उस दिन मिली 60 रुपए की 1 किलो। तो अगेन इकोनॉमिक्स लग गई यहाँ पे। अब डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई है। तो अगर आपको आज टिकट बुक करवाना है और 120वें दिन जर्नी करनी है तो टिकट सस्ता मिल जाएगा, ट्रेन का या प्लेन का। बट अगर जर्नी के 24-48 घंटे पहले प्रीमियम तत्काल लेंगे तो टिकट का प्राइस बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल व्हाट इज नोन एज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स बेसिकली। खोपड़े में बात गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 में 2 प्लस कर दीजिए तो जवाब क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? 3। और हर इंसान धरती पे इसको 3 ही बोलेगा। बट हो सकता है मेरे लिए वो 100 रुपए वाली अरबी इंपॉर्टेंट थी, बट आपके लिए वो 100 रुपए वाली अरबी इंपॉर्टेंट नहीं थी। इज दैट क्लियर? मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में आपको माला खरीदनी है हनुमान जी के लिए, प्राइस विल बी डेफिनेटली मोर। फ्राइडे को नमाज पढ़ने जानी है, फूल खरीदने हैं सो कॉल्ड चढ़ाने के लिए दरगाह पे, प्राइस वुड बी मोर। मैं तो उल्टा काम करता हूं, मैं हनुमान जी की माला फ्राइडे खरीदता हूं। समझ में गया? और दरगाह पे चढ़ाने वाले फूल मंडे को खरीद लेता हूं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हनुमान जी वाले दिन, दैट इज ट्यूसडे वाले दिन, दरगाह पे फूल की सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम, सस्ते मिल जाएगा। और फ्राइडे को हनुमान मंदिर पे माला की जो डिमांड होगी वो कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी। तो जब भी आपको हनुमान मंदिर विजिट करना हो, अगर आप स्टैम्पीड से बचना चाहते हो तो मंगलवार कभी दर्शन ना करिएगा, भगवान जी बहुत बिजी रहेंगे, ध्यान ही नहीं दे पाएंगे आपके ऊपर। तो हनुमान मंदिर कब जाना है? फ्राइडे को। और दरगाह पे नमाज पढ़ने फ्राइडे को मत जाइए, क्योंकि वहां डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, आपको पूरा आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। तो कब जाना है? ट्यूसडे को जाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मेरे हिसाब से धर्म को फॉलो करिए, आपके भगवान से डायरेक्ट दर्शन होंगे। समझ में आ गया? गाड़ी धीरे चलाइएगा, नहीं तो और डायरेक्ट दर्शन हो जाएगा। खोपड़े में बात गई व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो ये जो 1+2 है बच्चों, ये धरती पे हर इंसान आंसर क्या देगा? 3। दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट साइंस, बस यही है तो फिक्स है। Whereas economics is not an abstract science children, it is a social science। social science मतलब शोषण नहीं हो रहा है किसी का, पर्सन टू पर्सन इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लॉजिक समझ में आ गया बच्चों? तो मेरे लिए हो सकता है वाटर का सेटिस्फैक्शन कुछ और हो, बट आपके लिए वाटर का सेटिस्फैक्शन कुछ और होगा। सर्दी के मौसम में आप कोल का कंजम्पशन ज्यादा करेंगे आग तापने के लिए, तो इट्स डिमांड इज मोर, तो प्राइस विल गो अप। बट पानी का कंजम्पशन कंपैरेटिवली सर्दी में कम होता है। गर्मी में कोयले का कंजम्पशन थोड़ा सा कम होगा, कोई आगे थोड़ा तापेगा, सूरज चाचू ऐसे ही तपा रहे हैं, और पानी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। बट ये पूरे वर्ल्ड में क्या फॉलो होगा? नॉट एट ऑल। तो गर्म जगहों पे ये सिस्टम फॉलो नहीं होगा, वहां पे सो कॉल्ड आपको पानी की डिमांड हमेशा ज्यादा मिलेगी, और ठंडी जगहों पे पानी की डिमांड हमेशा कम मिलेगी। समझ में आ गया? तो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बट चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हो, कैसा भी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ना भी हो, कैसा हो सकता है कि आपका इकोनॉमिक्स से पीछा छूटे? सोते जागते कभी भी इकोनॉमिक्स से आपका पीछा नहीं छूटेगा। पिछले साल क्लास 11th में लॉजिक पढ़ाया था, सब्जी अगर सस्ती खरीदनी हो तो वी शुड विजिट टू द वेजिटेबल मार्केट इन द मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स। इवनिंग आवर्स, काहे इवनिंग आवर्स?
अच्छा, सवेरे सब्जी फ्रेश रहती है और डिमांड ज्यादा रहती है, तो हम इवनिंग आवर्स जाएंगे। ये तो वही बात हो गई, गधा कौन होता है जो घोड़ा नहीं होता। अरे इवनिंग में सब्जी वाले को भी अपना स्टॉक झटपट क्लियर करके घर जाना है, नहीं तो बीवी चप्पल खाएगा। कितनी देर बेचारी किचन खोल के रेडी रखेगी खाना। तो शाम को स्टॉक क्लियर करने का मतलब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। तो जितने लोग शाम को सब्जी खरीदते हैं, समझ लीजिए वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। और जितने लोग सवेरे सब्जी खरीदते हैं, समझ लीजिए, मैं ये नहीं बोलूंगा साइंस के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स के नहीं है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो विगत वर्षों में शायद आपके घर में सब्जी सवेरे आ रही होगी, बट मेरे लास्ट ईयर के लेक्चर सुनने के बावजूद आपके घर में चेंज आया होगा। सब्जी आपने कब खरीदनी चालू की? शाम को। और जो लोग अभी भी सवेरे खरीद रहे हैं, सोचिए अपना बहुत नुकसान कर चुके हैं। ठेले वाले की सब्जी क्यों महंगी होती है? क्योंकि वो डोर टू डोर डिलीवरी दे रहा है। डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस, तो प्राइस ज्यादा है। वही चीज सब्जी मंडी में थोड़ी सस्ती क्यों मिलती है? क्योंकि सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि आपका अपना एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है जीवन में इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। तो ज्यादा फालतू का कंटेंट मैं आपको यहां से नहीं रटाऊंगा। आपने क्लास 11 सीबीएसई में जो कंटेंट पढ़ा था, दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको पढ़ने का जो टूल था बच्चों, हथियार जो था, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। जैसे पीसीएम के बच्चे मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? सर क्योंकि मैथ्स होती है उसमें। क्यों होती है? क्योंकि बगैर मैथ्स के फिजिक्स पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, बेसिकली इट इज अ टूल एज सच, हथियार है ये। तो अगर आपको गुलेल का निशाना अच्छा लगाना आता है, तो आप बंदूक का निशाना भी अच्छा लगा लेंगे। तो पहले निशाना लगाना सीखिए, चाहे बंदूक हो चाहे गुलेल हो, बढ़िया ही चलाएंगे। बट क्लास 12 की जब हम सीबीएसई की बात करते हैं बच्चों, तो इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। और यहां पे जो दो पार्ट्स आपको मिलेंगे क्लास 12 में, वो कौन से होंगे? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। these two parts are, children, called as macroeconomics and what is titled as Indian economic development। अब बच्चों को लगता है पुराने एक्सपीरियंसेस से कि सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सुना है, बड़ा थ्योरी है, बट पेपर अगेन डायरेक्ट थोड़ा आएगा। आपसे थोड़ा पूछेंगे व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, व्हाट इज सो कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऐसा थोड़ा पूछेंगे। आप जो पढ़ के गए हैं उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ चाइना इन कंपैरिजन विद इंडिया? उन्होंने भी अपना ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया, लगभग हमारे साथ ही। हमारा 47 का इंडिपेंडेंस है, उनका साल दो साल पीछे का। हमने सो कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की 1948 में, उनकी भी 49-51 में स्टार्ट हुई है। बट प्रॉब्लम इज दिस कि उनकी पॉलिसी का फॉलो अप हमसे बेटर था, तो वो थोड़े से आगे निकल गए। तो पढ़ने के बाद आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे हमको आंसर लिखना है। तो दैट्स वाई पार्ट बी पढ़ते टाइम तो बड़ा ही आसान लगता है, बट रियलिटी में जब इसका क्वेश्चन आता है बोर्ड में, अच्छो अच्छो को नानी याद आ जाती है। तो इसीलिए मैं पहले से बता रहा हूं, आईडी पे ध्यान आपको ज्यादा देना है, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। न्यूमेरिकल भी मिलेगा, थ्योरी भी मिलेगा। तो मैक्रो समझना आसान होता है, बट आईडी देखने में बड़ा आसान लगता है, बट जब क्वेश्चन आंसर आप लिखने बैठते हैं तो आपकी हालत खराब हो जाती है। इज दैट अंडरस्टूड? तो आप समझ लीजिए, आईडी इज जस्ट लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी, बट अगेन पेपर इज अप्लाइड, वेरी टिपिकल। तो ये बातें सबको समझ में आ गई। तो एक एक करके, आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंडक्शन क्लास है, तो मैं एक एक करके पहले आपको आईडी के चैप्टर से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, फिर मैं चलूंगा मैक्रो पे। तो आपकी स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा होगा शायद, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा। चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर जो आप आईईडी में पढ़ेंगे, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब जैसे ही ब्रिटिशर्स यहां से जाने की तैयारी कर रहे थे, मतलब 15 अगस्त 1947 की बात नहीं करेंगे, यू कैन से 40 से जब स्टार्ट हुई कि भाई अब ब्रिटिशर्स का एग्जिट होने वाला है, तो उस जमाने में हमारी इकोनॉमी के क्या हालात थे? व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर? what was the state of industrial sector? And what was the state of affairs of foreign trade? Basically, got it clear? इन सबके हालात क्या थे, आपको इस चैप्टर में ये पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो मैं एक छोटा सा जिस्ट लूंगा जिससे आपको मैं समझाऊंगा कि पढ़ाई कितनी आसान है, बट
आंसरिंग कितनी डिफिकल्ट है। आपके सामने स्क्रीन पे पहले चैप्टर का एक छोटा सा कॉम्पोजिशन आएगा बच्चों। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, मतलब कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री को एक्सप्लॉइट किया। तो पहला पॉइंट क्या नजर आ रहा है सबको यहाँ पे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे जमींदारी सिस्टम आपको नजर आ रहा है। अब आपसे एग्जाम में अगर पूछ लें कि भाई जमींदार कौन होता था, आप लिख लेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया, यहाँ पे था, आप लिख लेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे एक्सप्लॉइट किया गया, आप लिख लेंगे। बट आपको क्वेश्चन जो है वो ऐसा आएगा ही नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। India's international trade was exploited through discriminatory tariff policy, tax on imports. It implied इंडिया से जो सामान ब्रिटेन जाता था उस पे प्रैक्टिकली टैक्सेस कुछ भी नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? ताकि वहां पे यहां से जो सामान जा रहा है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर जीरो कर दी जाए तो सस्ता किसको पड़ेगा? ब्रिटिशर्स को। सिमिलरली ब्रिटेन से जब गुड्स बन के इंडिया आते थे उस पे भी ड्यूटी क्या रखी जाती थी? एकदम नेग्लिजिबल। तो यहां से जाने वाला रॉ मटेरियल उनको सस्ता मिले, वो अच्छे से उसको कॉम्पिटेटिव प्राइस पे प्रोड्यूस करें, और वहां से बन के जब वो इंडिया आए तो इंडिया आने पे उसकी प्राइस कम से कम हो, तो यहां पे लोग उसको परचेज करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। दिस इज इंडिया, यहां से इंग्लैंड रॉ मटेरियल जाए, एंड लेटस से यहां से चाइना रॉ मटेरियल जाए। अगर इंग्लैंड को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था तो लेटस से एक्सपोर्ट ड्यूटी वाज 2%, और चाइना अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी है? 15%। तो 100 रुपए का सामान अगर इंग्लैंड गया तो उन्हें कितने का पड़ेगा बच्चों? 102 का। और चाइना गया तो कितने का पड़ेगा? 115 का। मान लीजिए इंडियन करेंसी में वापस से 100 रुपए लग गई हमारी सो कॉल्ड प्रोसेसिंग फी, तो इंग्लैंड वालों के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट कितने में तैयार हो गया? 202 में। और चाइना वालों के लिए चिल्ड्रन 215। अब वापस की बात करते हैं। दैट इज गुड्स चाइना से बन के इंडिया आए, एंड ब्रिटेन दैट इज इंग्लैंड से बन के भी कहां आए? इंडिया। चाइना की कॉस्ट कितनी थी बच्चों? 215। और इंग्लैंड की कॉस्ट कितनी थी? 202। अब वापस जब गुड्स आते हैं तो इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी इनके ऊपर लगाई जाती है अगेन लेटर से 2%, और इनके ऊपर लगाई जाती है 15%। तो यहां पे इंपोर्ट ड्यूटी लगभग 32 रुपए हो गई बच्चों, और यहां पे अगेन लगभग 4 रुपए के आसपास। तो इंग्लैंड से आने वाला सामान इंडिया में कितने का पड़ेगा? 206। और चाइना से आने वाला सामान इंडिया में कितने का पड़ेगा? 247। सेम चीज है एकदम। इंडियंस कौन सा सामान इजिली खरीदेंगे? 206 वाला, 247 वाला? 206 वाला। समझ में आ गया? तो मैं आपको यहां पे यही बात बता रहा था कि जो भी चीज इंडिया से ब्रिटेन जाती थी टैक्सेस कम, वापस ब्रिटेन से इंडिया आती थी अगेन टैक्सेस कम। चाइना जो भी सामान जा रहा है टैक्सेस आर मोर, और फिर चाइना से आ भी रहा है तो टैक्सेस आर मोर। तो आप ये बात समझ गए, ठीक है। अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, हाउ ब्रिटिशर्स यूज टू गेट एडवांटेज फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग टू इंडियन इकोनॉमी, तो भाई पॉइंट यहां पे लिखा, हर बच्चा आंसर लिख के आ जाएगा। बट अब सीबीएसई आपसे ये नहीं पूछेगा। अब सीबीएसई आपसे क्या पूछेगा? ड्यू टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बाय द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, व्हाट वाज द रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सर ये तो बहुत भयंकर पूछ लिया गया। तो फेवर अगर ब्रिटेन को मिल रहा है तो किसको नहीं मिल रहा? बाकी देशों को। तो यही नेगेटिव इंपैक्ट आपको लिख के आना पड़ेगा कि क्योंकि ब्रिटेन ने सो कॉल्ड इंडिया से खरीदा भी सस्ता, और वापस जब यहां पे आया तो लैंडिंग कॉस्ट भी सस्ती थी। तो अगर आप ब्रिटिश टाइम में एक बिजनेसमैन थे और आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करते थे तो टैक्सेस वर लेस, बट दूसरे देशों को अगर आप एक्सपोर्ट करते थे तो यू हैव टू पे मोर टैक्सेस। समझ में आया कि नहीं आया? सिमिलरली ब्रिटेन से सामान इंडिया अगर आता था तो टैक्सेस वर लेस, और चाइना या दूसरी कंट्री से अगर आ रहा है तो टैक्सेस वर मोर। तो रिलेशंस किसके साथ खराब हुए इंडिया के? टू सो कॉल्ड विद अदर कंट्रीज। तो क्वेश्चनिंग अब आपको ऐसी पूछी जाएगी, जो पढ़ाया जाएगा उसका ऑपोजिट, जिससे ये पता लग जाए कि भाई स्टूडेंट इज एबल टू डेवलप सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग और not। समझ में आ गया? इसीलिए ये जो आपका सिलेबस का कॉम्पोजिशन है बच्चों, ये सिलेबस का कॉम्पोजिशन भी यही बात करता है। रट के लिखने वाले कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सिर्फ 5 नंबर के, सॉरी
5 क्वेश्चन कितने नंबर के? 22 नंबर के। अंडरस्टैंडिंग बेसिस अगेन चिल्ड्रन कितना? 22 नंबर की। चीजों को आप समझ पाए हैं कि नहीं? सिर्फ तोते की तरह 5 पॉइंट रट लिए, वहां जाके उगल दिए, तो सो कॉल्ड आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर डॉक्टर के पास पापा ले गए और उन्होंने बोला बच्चे को बुखार भी और वॉमिटिंग भी आ रही है, तो डॉक्टर पहले किस चीज की दवाई देगा? बुखार उतारने की, वॉमिटिंग रोकने की? वॉमिटिंग रोकने। क्यों? क्योंकि अगर वॉमिटिंग रोकने वाली दवाई नहीं दी उसने, तो बुखार वाली दवाई अंदर जाएगी और तुरंत मिस्ड कॉल हो जाएगी बेसिकली। तो पहले अच्छा डॉक्टर क्या करेगा? पहले वॉमिटिंग रोकनी है कि कम से कम दवाई तो अंदर सस्टेन करे। तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर आप जो गिवन सिचुएशन है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं? कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा इस पे? 18 नंबर का। एंड देयर आफ्टर एनालिसिस एंड इवेलुएशन, ये आएंगे 18 नंबर के। तो 18 और 18 हो गया 36, 36 और 44 कितना हो गया? 80। तो 40 नंबर का ऐसा ही पैटर्न आपको आईडी मिलेगा, और 40 नंबर का ऐसा ही पैटर्न आपको किसमें मिलेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। समझ में आ गई बात? पक्का? तो जब आप पढ़ेंगे भी मैक्रो, आपको लगेगा हाँ सर सब्सटेंस है, हाँ सर थोड़ा सा टफ लग रहा है। बट जब आप आईडी पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा आसान है। बट जब आप बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तब आपको लगेगा कि ये उतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा। समझ में आ गई बात? मैं इसका आपको एक इनडायरेक्ट एग्जाम्पल देता हूं, तो आप मेरी बात को और अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे। ध्यान से एग्जाम्पल को सुनिएगा बच्चों। बहुत समय पहले की बात है। अ लेडी रीच्ड टू द फेमस लॉयर ऑफ इंडिया, मोतीलाल नेहरू जी। इनका नाम लोगों ने सुना होगा। ये हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके पिताजी थे। काफी फेमस लॉयर थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के। तो लेडी ने उनसे पूछा कि भाई मेरे पति को मौत की सजा सुनाई जाएगी, तो आप उसको किसी तरह से बचा लीजिए। भाई आप लॉयर हैं, कोई हथकंडा कोई लूप होल तो आप निकालेंगे निकालेंगे। तो मोतीलाल नेहरू जी ने कहा ठीक है मैं फाइल देख लेता हूँ, कोशिश करता हूँ शायद कुछ हो पाए, तुम थोड़े दिन बाद आना। थोड़े दिन बाद व्हेन शी केम बैक, मोतीलाल नेहरू जी ने कहा भाई बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, मतलब 0% चांसेस हैं कि इसकी फांसी रुक पाए, इसको तो फांसी होगी ही होगी। द डे द पर्सन वॉज अबाउट टू बी हैंग्ड, तो जब जल्लाद गया वहां पे और उसने काला वाला कपड़ा पहना है, मूवी में देखा होगा आपने, और वो टाई की तरह नॉट बांधी उसकी, क्या बोलते हैं, रस्सी की, कि उसको अब फांसी होने वाली, और लीवर पुल करने वाला था कि वो बॉडी लटक जाएगी, जी बाहर आ जाएगी और मर जाएगा। तो उसने जल्लाद को रोक दिया और बोला बस खत्म। तो जेलर ने कहा क्यों भाई, अभी तो उसको फांसी होनी है, लीवर प्रेस करेंगे। कह रहे जज के ऑर्डर में लिखा टू बी हैंग्ड, और हैंग्ड की डेफिनेशन में तो कहीं लिखा ही नहीं कि लीवर प्रेस करना है। समझ में आ गया? हैंग्ड की डेफिनेशन में तो बस उतना ही लिखा हुआ है, कवर द फेस विद द ब्लैक क्लॉथ, टाई द रोप, बस खत्म। उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं था वहां पे। उसके बाद से सारे जजेस जब कॉर्पोरल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस सुनाने लग गए, तो लिखने लग गए टू बी हैंग्ड टिल डेथ। समझ में आ गया? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हैंग भी कर दिया, डेथ भी हो गई, आधे घंटा फिर जग गया, भगवान उसके साथ था, यमराज भूल गया था, मिस्ड कॉल मार दी थी, तो फिर उसको मारा जाएगा। लॉजिक अंडरस्टूड? तो उन्होंने क्या ढूंढा? लॉ में लूप होल ढूंढा। तो मैं अगर अपनी वाइफ को पैसे देता हूं, तो मैंने तो उस इनकम पे टैक्स दिया ही दिया सरकार को, मेरी वाइफ को भी देना पड़ेगा। समझ में आ गया? बट अगर मैं वो पैसा अपनी मदर को दूं और मेरी मदर अपनी बहू को दे दें, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, तो ये मेरी इनकम हो गई। टैक्सेशन डिपार्टमेंट विल से सर आपने इनकम कमाई है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में हमने आपने एक अग्रीमेंट कर लिया कि ये आपने मेरे को इनकम नहीं दी है, आपने ये पैसा मेरे को लोन की तरह दिया हुआ है। तो अब अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है यू हैव अर्नड मनी, पे अस टैक्सेस, मैंने कहा मेरे पास एविडेंस है, मैंने इनकम नहीं जनरेट की, मेरे को तो इस पर्सन ने लोन दिया, देखिए अग्रीमेंट किया हमने लीगली। तो हमने क्या किया? लॉ में लूप होल ढूंढा बेसिकली। इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। समझ में आ गया कि व्हाट यू आर स्टडिंग वोंट बी टेस्टेड डायरेक्टली, बट इट विल बी टेस्टेड इनडायरेक्टली। उसका आउटकम क्या है वो पूछा जाएगा। तो अनार अगर आप फल समझ के खा लीजिए, तो आपको कोई भी स्टमक का प्रॉब्लम नहीं होगा, रादर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। बट अगर आपने अनार का सिर्फ जूस पी लिया, तो फिर वो डाइजेशन को अच्छा नहीं करेगा, वो कब्ज पैदा कर देता है उसके अंदर। इट्स केमिकल रिएक्शन बेसिकली। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूध को क्यों उबाला जाता है? सर नहीं तो सिलेंडर की खपत नहीं होगी ना। अरे क्योंकि गैया का या बकरी का दूध जो निकला, उसमें बैक्टीरिया होता है, इंप्योरिटीज होती हैं, आपको नुकसान कर सकती हैं, इसलिए उसको बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद फिर क्यों बॉईल किया जाएगा? इंप्योरिटी उड़ थोड़ा गई है, उसी के अंदर थी, बट इफेक्ट खत्म हो गया। 8 घंटे बाद फिर से बॉईल नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा। और ज्यादा बॉईल कर देंगे तो वो बन जाएगी रबड़ी। समझ में आ गई भाई बात सबको?
क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की? तो चलते हैं आगे। अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ेंगे इसमें? 5 ईयर प्लान्स। जब देश आजाद हुआ तो देश को चलाने के लिए कुछ प्लानिंग की जाती थी, और उस समय कंट्री में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था, जो सो कॉल्ड कुछ साल पहले से बंद हो गया। और हर 5 साल में क्या करना है, लॉन्ग टर्म क्या अचीव करना और शॉर्ट टर्म क्या अचीव करना है, 5 ईयर्स के प्लान्स बनाए जाते थे। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते थे वो भारत के प्रधानमंत्री होते थे, और मैक्सिमम रूलिंग पार्टी के लोग ही इस बॉडी में बैठा करते थे। बट लास्ट जो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में जब बनी, तो लगभग उसके 1-2 साल पहले ही कांग्रेस वालों ने भी डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे चाय नाश्ता ज्यादा होता है और प्लानिंग कम होती है। तो प्लानिंग कमीशन को पूरी तरह से उड़ा दिया गया, और इसकी जगह बन गया व्हाट इज कॉल्ड एज नीति आयोग। क्या बन गया बच्चों? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया या ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नीति आयोग भी वही काम करता है, बट अगेन ये उस ढीले ढाले तरीके से काम नहीं करते। अगेन द हेड ऑफ द नीति आयोग चेयरपर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, बट यहां पे हर स्टेट मिनिस्टर को बुलाया जाता है मीटिंग में कि आपके स्टेट में क्या प्रॉब्लम है बताइए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। चाहे सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट और स्टेट में किसी में सो कॉल्ड कांग्रेस की भी गवर्नमेंट हो, हम किसी को यहाँ पे डिनाई या किसी को रिजेक्ट नहीं करते। पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, सो कॉल्ड जो बड़े बड़े कंट्री के कॉर्पोरेट बिजनेसमैन हैं उनको भी यहां बुलाया जाता है। तो इट इज अ वेरी हैपनिंग टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, यू कैन से। गॉट इट क्लियर? सिर्फ नेता लोगों की किट्टी पार्टी यहां पे नहीं होती है। तो 5 ईयर प्लान्स क्यों बनाए जाते थे, किस हद तक हम उनको अचीव कर पाए, ये सब तो आपको पढ़ाया जाएगा। बट अब प्लानिंग कमीशन तो इंडिया में है ही नहीं, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नीति आयोग ओवर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? तो जब तक आप प्लानिंग कमीशन का काम नहीं जानेंगे, नीति आयोग को नहीं समझेंगे, एग्जाम में आंसर लिख नहीं पाएंगे आप। तो पेपर पूरा अप्लाइड आता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आज की तारीख में। देयर आफ्टर प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। मेरे हिसाब से इस चैप्टर को होना चाहिए फीचर्स, प्रॉब्लम, पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर इन यूपी, एमपी एंड बिहार। क्योंकि यहीं के किसान पैसा लेते हैं खेती करने के लिए और खर्च कर देते हैं घर में सत्यनारायण की कथा करा के। समझ में आ गया? तो इन्हीं स्टेट्स में ज्यादा प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, बाकी हिमाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा पकाऊ भी आपको लगेगा, बट अगेन क्वेश्चन जब अप्लाइड बेस्ड है तो आपको चीजों को समझना ज्यादा पड़ेगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्ट्रैटेजी 1947 टू 90 के बीच में बहुत स्टोरियां मैंने आपको सुनाई हैं। पहला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब बना था हमारे देश में बच्चों? 1948 में। कहने को गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ावा दिया, रियलिटी में इट वाज ओनली ऑन पेन एंड पेपर, कोई बढ़ावा दिया नहीं गया। 8 साल में भारत सरकार को भी पता लग गया दैट व्हाट वी डिड वाज ओनली टाइम पास, ओनली टाइम पास। और गवर्नमेंट को खैर डर भी लगता था, 47 में तो आजाद हुए थे, कि अगर फिर से प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया तो हो सकता है कोई नई ईस्ट इंडिया कंपनी पैदा हो जाए और फिर से इंडिया को अगले 200-400 साल तक रूल कर ले। तो गवर्नमेंट डर भी रही थी। जब कुछ खास निकला नहीं तो हमने एक नई पॉलिसी कब बनाई? 1956 में। काफी सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए आगे। बट अगेन बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हुए नहीं, हालत बहुत खराब थी। 90s में तो ये हाल था कि इंडिया को अपना मेजोरिटी क्या सारा जो गवर्नमेंट का गोल्ड था वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखना पड़ गया। तो मनमोहन सिंह जी को उस समय की सो कॉल्ड द देन अबाउट टू कम जनता दल की सरकार थी 90s में, अबाउट टू कम इंदिरा गांधी जी तो सो कॉल्ड 84 में जा चुकी थी, राजीव गांधी जी बनने वाले थे प्राइम मिनिस्टर। पीवी नरसिम्हा राव जी ने इनको बोला कि भैया जाओ वर्ल्ड बैंक कुछ पैसा वैसा उधार लेके आओ, कंट्री के अंदर ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट जब होगा तब हमारी पुरानी उधारी खत्म होगी। तो मनमोहन सिंह जी को 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का लीडर बनाया गया था। और इसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत बच्चों आज आपको इंडिया में वो सब कुछ नजर आता है जो दुनिया के दूसरे कोने में मिलता है। डेज वर देयर, इंडिया में वो जो पुराने जमाने में एक ईयरफोन लगा के कैसेट लगा के म्यूजिक सिस्टम सुना करते थे, वो इंपोर्ट होता था बच्चों। और आज हमारे यहाँ C-295 एयरक्राफ्ट मिलते हैं, बनते हैं, मतलब खोपड़े में बात गई। तो जो भी आज आपको प्रोग्रेसिव इंडिया नजर आ रहा है, ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उसके बाद फिर 91 की गवर्नमेंट ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। 91 की पॉलिसी में गवर्नमेंट ने सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज अपने पास रखी हैं। आपने प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा होगा, जिसमें से एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट के पास है, देयर आफ्टर रेलवेज गवर्नमेंट के पास है,
डिफेंस गवर्नमेंट के पास है, हेवी मेटल्स गवर्नमेंट के पास है। बाकी गवर्नमेंट ने सारी इंडस्ट्रीज को डीरेगुलेट कर दिया और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को खूब भयंकर परमिशन दे दी। तो आपको इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर में नजर आता है, बैंकिंग नजर आती है। 91 से पहले इंडिया में कुल 5 इंश्योरेंस कंपनीज थी बस। लाइफ इंश्योरेंस की सिर्फ एक कंपनी थी, इट वाज LIC। और एजेंट इंश्योरेंस करने किसी के घर नहीं जाता था, लोग रिक्वेस्ट करते थे भैया इंश्योरेंस कर दो, प्रीमियम ले लो, थोड़ा सा टैक्स बच जाए। व्हाई? डिमांड वाज मोर एंड सप्लाई वाज लेस। और आज क्या हाल होता है, आप इंश्योरेंस एजेंट को चौराहे पे देख ले तो गली से मोड़ लेते हैं, अरे पकड़ लेगा अभी। वॉट इट क्लियर? लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी। बैंकिंग सिस्टम कैसा था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाने का मतलब पहले 2 जोड़ा बाटा की चप्पल खरीद लो जाके, क्योंकि इतना चक्कर लगवाते थे, इतना चक्कर लगवाते थे कि किसी की मतलब हद नहीं है कोई। और आज क्या होता है, गलती से एक मिस्ड कॉल मार दीजिए, जब तक बैंकर देख नहीं लेगा कि हमारी फोटो पे माला चढ़ चुकी है, तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आज तो 15 मिनट के अंदर ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुल जाता है, पहले 2-2 3-3 महीने लग जाते थे बैंक अकाउंट ओपन करने में। तो दीज वर द रीजंस कि हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ क्यों था उस जमाने में। तो इसकी और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है मेरे पास, जो मैं आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सुनाऊंगा। एज सच व्हाट हैपेंड रियलिटी, जब मनमोहन सिंह जी वर्ल्ड बैंक गए तो उन्होंने बोला भैया आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? कह रहे हैं आई एम रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कह रहे हैं एक बार फोन करके देख लीजिए, वहां तो जनता दल की सरकार थी, कांग्रेस ने सपोर्ट खींच लिया, सरकार गिर चुकी है। तो कुछ समझाया पढ़ाया, अपनी पॉलिसी दिखाई, तो IMF को वर्ल्ड बैंक को लगा कि भाई सरदार जी अच्छी बात कर रहे हैं, अकल है इनके पास, देश काफी प्रोग्रेसिव है। वापस आए तो फिर इंडिया का हुलिया ही बदल चुका था। देयर आफ्टर वी हैव इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो मेजॉरिटी चीजें आज आपको जो इंडिया में नजर आती हैं, लगभग वी मैन्युफैक्चर ऑल द थिंग्स। थोड़ा सा सबमरीन कंस्ट्रक्शन में हम पीछे हो गए हैं, नहीं तो लगभग हम बराबर हैं। डेज वर देयर की एक होंडा की गाड़ी जापान में या US में या जर्मनी में लॉन्च होती थी, इंडिया में 3 साल बाद लॉन्च होती थी। बट आज अगर मर्सिडीज या आईफोन लॉन्च हो रहे हैं US में, तो सेम डे इट गेट्स लॉन्च्ड इन इंडिया एज वेल। अभी पिछले साल फॉक्सकॉन ने प्लांट लगा लिया, क्यों? क्योंकि उनको पता है चाइना में तो डुप्लीकेसी हो जाएगी, बट इंडिया में हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, यहां पे डुप्लीकेसी नहीं होगी। बिकॉज मैंने खुद देखा हुआ है आईफोन जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलता है। चाइना में आपको ऐसा बहुत कुछ मिल जाएगा, देखने में आईफोन लगेगा बट उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होगा, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि भाई आओ फैक्ट्री लगाओ, और अपने लोगों को बोलती जरा इनका डुप्लीकेट निकालो। गॉट इट क्लियर? बट इंडिया में आपके कॉपीराइट्स काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके चलें। देश में गरीबी तो है बट सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो पॉवर्टी चैप्टर काट दिया गया सिलेबस से, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ओके। देयर आफ्टर चिल्ड्रन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बड़ा मजेदार चैप्टर है। 10th क्लास विल बी पेड मोर इनटू अ जॉब और अ बीटेक ग्रेजुएट बच्चों, एक बीटेक ग्रेजुएट को ज्यादा पे किया जाएगा। अ बीकॉम पास विल बी पेड मोर और एन MBA वुड बी पेड मोर, सिंपल एज दैट। तो जब आप ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, चीजों को समझने की शक्तियां आपके दिमाग में थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। समझ में आ गया? तो ये जो एजुकेशन आपको दी जा रही है, इससे हो क्या रहा है? इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो जमीन थी, उसके ऊपर फैक्ट्री लगा ली, दैट इज फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। कम पढ़े लिखे थे, कोई कोर्स वोर्स कर लिया, उसके बाद आपकी कमाने की सो कॉल्ड तरीका बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहले तो मैं ऑफलाइन क्लास ही लेता था, ऑनलाइन का तो कोई जमाना था ही नहीं। और ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो गया? जब से ये कोविड आ गया। सीख लिया कैसे जूम चलाना है, कैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा, कैसे PDF शेयर करना है, तो मेरी अर्निंग कैपेबिलिटीज क्या हुई बच्चों? बढ़ गई बेसिकली। समझ में आ गया? तो मान लीजिए आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस कर लिया और आप ऑफिस में जाके काम करते थे, बट अब ऑफिस कह रहा है कि नहीं, वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम है, क्योंकि ऑफिस बुलाएंगे तो तुमको तो 10 लाख सैलरी देनी पड़ेगी, हमारा ऑफिस का खर्चा तुम्हारे ऊपर 10,000 रुपये महीने का है, तो एक काम करो अपने घर से ही काम कर लेना। बट इफ यू से कि भाई मेरे को वर्क फ्रॉम होम करना नहीं आता, तो क्या बोला जाएगा आपको? जैसे चींटी को या मच्छर को चाय के कप से निकाल के पी जाते हैं ना इकोनॉमिक्स वाले, आपको वैसे ही बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अनएम्प्लॉय रहेंगे या काम सीखेंगे? काम सीखेंगे। तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? अंडरस्टूड दिस? चलिए। देयर आफ्टर मेरा गांव बदल रहा है। पहले गांव में रोड नहीं हुआ करती थी, पक्की सड़क होती थी, पगडंडी होती थी, और लोग गिर जाते थे। समझ में आ गया? लोगों को बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था। बट गवर्नमेंट को लगा कि भाई लगभग 66% जनता इंडिया की कहां पे रहती है? रूरल एरिया में, तो ज्यादा लेबर सप्लाई भी कहां से होगी?
रूरल एरिया से। तो जो रोड शहर से गांव तक जाती है वही रोड गांव से शहर तक भी आती है। तो अगर हम रोड की कनेक्टिविटी बढ़ा देंगे तो पीपल विल बी कमिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू वर्क इनटू सिटीज, अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया को भी चीप लेबर मिल जाएगा। और गांव में क्या बदलाव आएगा भाई, लोगों को जब तनख्वाह मिलेगी, कमाई करेंगे वो लोग, तो गांव में और सेटअप होगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी चीजों की तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाएगी। तो रूरल डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी क्या जरूरत थी, व्हाट वाज एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, ये सब आप यहां पे पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये बड़ा आसान चैप्टर, इससे क्वेश्चन लगभग डायरेक्ट आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लोग काम कर रहे हैं, बट अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्लास 12 सिलेबस। इनडायरेक्टली कुछ चीजें इसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा। आजकल बड़ा जमाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बच्चों। क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट इतना ज्यादा प्रमोट कर रही है? इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टैक्सेस आर 5%, पेट्रोल सीएनजी डीजल व्हीकल पे जीएसटी इज 28%, और कुछ ईवीज पे तो जीरो टैक्स भी है चल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रही है गवर्नमेंट? ताकि हमारा एनवायरमेंट सेफ रहे। तो दैट इज नोन एज व्हाट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेस को इतना ही यूज करें कि वो आज भी अवेलेबल हो एज वेल एज फ्यूचर में भी अवेलेबल हो। क्योंकि अगर आपने ज्यादा पेट्रोल डीजल व्हीकल यूज कर लिए तो कार्बन एमिशंस बढ़ जाएंगे। व्हाट इट क्लियर? गर्मी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे बर्फ पिघल जाएगी। नहीं सर, फ्रिज का ढक्कन बंद रखिए, कैसे पिघल जाएगी? अरे हम ग्लेशियर की बात कर रहे हैं। तो जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? सी लेवल बढ़ जाए। सर मेरे को स्विमिंग आती है, आपको आती है, आपके घर को कहाँ आती है स्विमिंग? सोफे को कहाँ आती है स्विमिंग? सब लाद के थोड़ा चल देंगे। तो दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिसको ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज हनुमान जी। वो तो अपना घर लेके उड़ जाएंगे, बट हम आप नहीं उड़ पाएंगे। वॉट इट क्लियर? तो सी लेवल बढ़ेगा, इसीलिए इतना सुनामी और ये सब आता रहता है। अभी कल भी पता लगा कहीं वो जापान साइड में, ताइवान साइड में कहीं पे आया, 7 लोग मर गए, 236 घायल थे। कुछ उसमें बच्चे भी थे जिन्होंने होमवर्क होमवर्क नहीं किया होगा शायद, इसलिए चले गए। तो इसलिए होमवर्क हमेशा कंप्लीट करना है आपको। ये बात समझ में आ गया? तो ये सारी बातें आप कहां पे पढ़ेंगे? एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। देयर आफ्टर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। ये पता नहीं पाकिस्तान को क्यों ले आए, नॉन कंपेरेबल है एकदम, एकदम नॉन कंपेरेबल है। अरे मैं आपको अडानी के साथ कंपेयर करूं समझ में आता है, अब मैं आपको नवाज शरीफ के साथ कंपेयर करूं, कोई मतलब ही नहीं बनता इस चीज का। आप अपने आप को अपने पड़ोसी के साथ कंपेयर करिए। भाई आपके पापा ने होंडा सिटी खरीद ली, पड़ोस वाले अंकल ने हुंडई की कोई गाड़ी खरीद ली। आपने हार्ले डेविडसन खरीद ली, उन्होंने हायाबूसा खरीद ली, ये तो समझ में आता है। क्या आप अपने घर में झाड़ू पोछे वाली है तो उससे साथ कंपेयर करेंगे? उसके बेटे ने नई साइकिल खरीदी है 15 गियर वाली सर। तो इंडिया एंड चाइना को तो भाई कंपेयर करिए, समझ में आता है। पाकिस्तान तो कहीं स्टैंड करता ही नहीं है, हमारा ही टूटा हुआ टुकड़ा है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बट हो सकता है कि पड़ोसी बुरा ना मान जाए, है तो अपने ही भाई बहन, कजन ब्रदर सिस्टर लगते हैं मान लीजिए। तो हमने कहा चलो अपने आप को पड़ोसियों से कंपेयर करो तो अपने बच्चों को भी कंपेयर कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो पाकिस्तान तो इंडिया का ही डेरिवेटिव है, तो शायद इसको यहां ले लिया। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी जब आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको बड़ी हंसी आएगी कि सर ये तो चूरन छाप देश है एकदम, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा। दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते। 1947 में हम भी चूरन छापी थे बेसिकली। समझ में आ गया? वो तो यहाँ के लोग थोड़े कर्मठ टाइप के थे, तो इतनी तरक्की हो गई। नहीं तो कल ही पेपर में पढ़ा था, पाकिस्तान में पेट्रोल इज 279.60 पैसा, 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। मतलब सर वहां के लड़के नहीं घूमते होंगे क्या? वहां बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो अगर नहीं पढ़ोगे मैं पापा मिस कंप्लेन कर दूंगा, पाकिस्तान का वीजा कटा देंगे। खाना भी नहीं खा पाओगे, पूरे 364 दिन का रोजा रखना पड़ जाएगा। सर 65 क्यों नहीं, यहां से जाओगे तो खा के जाओगे ना, तो 364 दिन बचेंगे। समझ में? और बदमाशी करो तो अफगानिस्तान भेज दूंगा, वहां फिर वो कुम्हार की तरह कुल्हड़ बनाना, मिट्टी बहुत है वहां पे। समझ में आ गया? चलिए, और चाइनीज खाना कम खाया करिए, नहीं तो इसीलिए वो डेवलप नहीं हो पाए हैं। बचपन में भी चाइनीज खाना ज्यादा खाता था। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई, व्हाट विल बी स्टडिंग इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पक्का? तो मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा, पढ़ने में चीजें बहुत आसान लगेंगी, बट जब मैं चीजों को पढ़ाऊंगा तो मैं अप्लाइड क्वेश्चंस आपको बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट अब आते हैं सो कॉल्ड अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे। तो हमारी पहली यूनिट है नेशनल इनकम, और ये यूनिट 10 नंबर की यहाँ पे लिखी हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसको बिल्कुल मत फॉलो करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है 12 नंबर की यूनिट। इस बार सीबीएसई ने कुछ भी नहीं पूछा था इस यूनिट से, तो मार्क्स को तो मैं देखता ही नहीं हूँ। इस यूनिट में आपको थ्योरी भी मिलेगी एज वेल एज न्यूमेरिकल भी मिलेगा।
आईएससी बोर्ड होता तो थ्योरी थोड़ी ज्यादा थी, न्यूमेरिकल थोड़ा सा कम था, बट सीबीएसई में लगभग सब बराबर आता है। इजी यूनिट मनी एंड बैंकिंग, बट इस यूनिट में सीबीएसई ने लास्ट ईयर बच्चों को धोखा दिया था। दो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए गए थे। आउट ऑफ सिलेबस मतलब डायरेक्टली दे वर नॉट मेंशन कि सिलेबस में है, इनडायरेक्टली इट वाज देयर, तो आपसे पूछ लिया गया था। जैसे एमटेक में आपसे कभी नहीं पूछेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, बट वाइवा देने आप गए, वहां टीचर ने ऐसे पूछ लिया, क्या बोलेंगे? तमीज से बोलिए, ये कोर्स में नाइन्थ में था ये, ईच एंड एवरी एक्शन है माइकल जैक्सन, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अरे सिलेबस में नहीं है, बट ऑब्वियस सी बात है एमटेक का बच्चा है तो उसको ये आना ही चाहिए। समझ में आ गई बात? तो सेकंड यूनिट है बच्चों आपकी, व्हाट इज कॉल्ड एज मनी एंड बैंकिंग। तो पहले मैं आपका मैक्रो का सिलेबस स्टार्ट करूंगा, और मैं पहली यूनिट जो इसमें टेकअप करूंगा दैट विल बी मनी एंड बैंकिंग। सर ऐसा क्यों, व्हाई नॉट नेशनल इनकम? बहू घर पे आती है तो एक हफ्ता उसको मना किया जाता है ना किचन में जाने को, थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस आए कि मेरी बहुत इज्जत की जा रही है। समझ में? जैसे बकरीद से पहले बकरा खूब खिलाया जाता है, खूब खिलाया जाता है, बकरा सोचता बढ़िया औकात है यार मेरी तो, बट उसको ये नहीं पता कि इसलिए खिलाया जा रहा है कि उसको काट के जब लोग खाएं तो एनर्जी फैक्टर बढ़ जाए। तो मनी एंड बैंकिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट हैपनिंग यूनिट। बट अगेन बच्चों, कोर सीबीएसई सिलेबस में नहीं फॉलो करूंगा, ये मैं खुल के बोल रहा हूं, क्योंकि सीयूईटी में ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस पूछा जाता है, और पूरे सिलेबस में किसी भी सब्जेक्ट का हो, कुछ चीजें सीबीएसई में काटी गई हैं, कुछ आईएससी में काटी गई हैं। अच्छी बात यह है क्योंकि जब आप मेरी शरण में आए हैं तो कुछ काटा पीटा नहीं जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाऊंगा वो बता दूंगा कि हो सकता है सीबीएसई में ना पूछी जाए बट आईएससी में है, तो सीयूटी में आएंगी। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गई ये बात? पक्का? चलिए, देर आफ्टर तीसरी यूनिट, इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगर कंट्री में डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाए बच्चों, बट उसकी सप्लाई उतनी ज्यादा है ही नहीं, तो कंट्री विल हैव शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग और सरप्लस ऑफ एवरीथिंग। शॉर्टेज, हर चीज की डिमांड इंडिया में बढ़ी हुई है बट सप्लाई उतनी नहीं है। पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, डिमांड बहुत ज्यादा है बट उतनी सप्लाई है ही नहीं। तो शॉर्टेज के केस में व्हाट हैपेंस टू द प्राइसेस? राइजेस। और जब ये हर चीज पे अप्लाई होगा और पूरी कंट्री में होगा चिल्ड्रन, तो दिस रिजल्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कैसे होता है और इसकी मरम्मत कैसे करनी है, इसको ठीक कैसे करना है, यू विल बी स्टडिंग इन द चैप्टर कॉल्ड व्हाट? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको मैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलता हूं। उल्टा कर देते हैं, यूएस का नाम तो सबने सुना होगा बच्चों, जो लोग मेरी बात नहीं सुन पा रहे मैं फिर से पूछ रहा हूं, यूएसए का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपने ये भी सुना होगा कि वहां पे ग्रेट डिप्रेशन आया था। किस ईयर में आया था? 1927 से स्टार्ट हो गया था, 32 तक चला था कायदे से, तो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन इसको बोला जाता है। 28 के एंड में बड़ा भयंकर विकराल रूप आ गया था। आया क्यों था, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। दूसरा डिप्रेशन 2006 में आया था, मतलब 4 में स्टार्ट हुआ था, 5-6 तक इफेक्ट था। अगला 2035 में आएगा, और हिंदुस्तान में 2075 में आएगा। मैं तो मर चुका हूं, तुम लोग अपना समझ लेना, मेरा पुनर्जन्म हो चुका होगा तब तक। चलिए, तो यहां पे 1929 के पहले, दैट इज 1920s के आसपास, बिजनेसमैन खूब भयंकर फैक्ट्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे थे। एक महान आत्मा ने इनको समझाया कि ये सब जो आप हरकतें कर रहे हैं इनको मत करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका आउटपुट इतना ज्यादा हो चुका होगा कि इसको खरीदने वाला कोई इंसान, कस्टमर आपको मिलेगा ही नहीं। अब इन भाई साहब की बातों को लोगों ने नजरअंदाज किया और बोले बुड्ढा बकवास कर रहा है एकदम, फिर गई है बुद्धि, इसकी दिमाग खराब हो गया है। जैसे टीचर्स को लोग बोलते हैं क्यों इतना टीचर पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम के बाद लगता है पढ़ ली होते तो सही रहता। बातें समझ में आई नहीं। आ गया 1928-29, गवर्नमेंट भी इनके अगेंस्ट जा रही थी। पता लगा कि गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई कि सप्लाई इतनी ज्यादा है मार्केट में बट बायर है ही नहीं। तो अगेन मार्केट सफर्ड फ्रॉम व्हाट चिल्ड्रन? सरप्लस। एंड व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सरप्लस? प्राइस डाउन हो गई। और ऐसा जब पूरे देश में हुआ तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिफ्लेशन। भागे भागे दौड़े दौड़े से लोग इनके पास गए, बचा लो भैया। इन्होंने कहा जब मैं बोल रहा था तब तो मेरी बात समझ में आई नहीं, अब हालत खराब हुई, मैं कुछ नहीं कर सकता। 1-2 साल गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे। डिफ्लेशन मतलब दाम गिर रहा है चीजों का। मैं एक बिजनेसमैन हूं, नौकर को मैंने से बोला भैया कल से मत आना, बिकॉज मेरे को सामान सस्ता बेचना पड़ रहा है,
मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तुम्हारी तनख्वाह देने की औकात मेरी नहीं है। तो डिफ्लेशन लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। अब गरीब है तो भाई चोरी चकारी भी करेगा इंसान पेट भरने के लिए। तो गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम के लिए सपोर्ट किया, जब तक एग्जिस्टिंग प्रोड्यूस गुड्स बिक नहीं गए, नया प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट नहीं हो गया, फिर से उन लोगों को नौकरी मिल नहीं गई। गॉट इट क्लियर? इसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है मेरे पास, मैं उसको भी शेयर करूंगा आपके साथ। इस इंसान का नाम था बच्चों जे एम कीन्स। क्या नाम था? जॉन मेयर्ड कीन्स। ही इज कॉल्ड एज द पप्पा ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो सारे कॉजेज, क्यों होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, कैसे इसको सही किया जा सकता है, पूरे क्लास 12th के इकोनॉमिक्स में सबसे टफ यूनिट यही है, सबसे टफ। कितनी बार तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है, पूरे इंडिया में शायद 2 से 3% बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाए, नहीं तो बाकी तो सिर के ऊपर से उड़ गया। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है इकोनॉमिक्स के पेपर में। इस साल इस यूनिट में से कुछ भी नहीं पूछा गया था, बट बच्चे दुखी बहुत थे जो पढ़ के गए थे। बट उनका दुख सीयूटी में सीख हो जाएगा, क्योंकि वहां पूछा जाएगा। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट चिल्ड्रेन, इनसाइड न्यूज मेरे पास आती रहती है दाएं बाएं से, बहुत अच्छे मार्क्स बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं इकोनॉमिक्स में इस साल के पेपर में। रीजन इज अगेन डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ के आ गए, पेपर अप्लाइड बनने लग गए। देयर आफ्टर वी हैव गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की एज एट प्रेजेंट, और ये February 1 में पार्लियामेंट में कुछ आती हैं बोलने के लिए अपनी फाइल वाइल लेके, कि अगले साल देश को कैसे चलाना है। इस पूरे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को क्या बोलते हैं हम? गवर्नमेंट बजट। तो बजट का क्या कॉम्पोजिशन होता है, बजट बनता कैसे है, कोर्स में नहीं है बट मैं आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए जरूर बताऊंगा। देर आफ्टर बजट में कैसी व्यवस्था की जाती है कि अगर 1 रुपया आ रहा है तो कहां कहां से आएगा, और उस 1 रुपए का गवर्नमेंट जब खर्च करेगी तो कहां कहां पे खर्च करेगी। ये सारी बातें कहां पे की जाएंगी? बजट में। गॉट इट क्लियर? और उसके बाद हमारी यूनिट है बच्चों इंटरनेशनल ट्रेड की, बड़ी ही धमाकेदार यूनिट है, जो सीबीएसई के सिलेबस में 75% बस लिखी गई है, 25% गायब है, इसीलिए इसकी भी समझ कम है लोगों को। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक हिसाब किताब होता है जो ये बताता है कि कंट्री में कितना पैसा बाहर से आया और कितना पैसा बाहर से, सॉरी, बाहर को गया, और उसके पास हमारे पास बचा कितना। इस हिसाब किताब को वी कॉल इट एज व्हाट? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर आपको एक बॉटल कोको कोला की कोल्ड ड्रिंक खरीदनी हो तो कौन सी करेंसी यूज करनी पड़ती है बच्चों? आईएनआर। बट अगर एक आईफोन अगर यूएस से खरीदना हो तो क्या यूएस वाला पर्सन आपसे आईएनआर लेगा? नॉट एट ऑल। कौन सी करेंसी मांगेगा? डॉलर। बट क्या हमारे पास डॉलर होगा? तो क्या करें, एप्सन के प्रिंटर में छाप लें इसको, फिर पुलिस छापेगी आपको। तो कैसे ये डिसाइड होता है कि $1000 का सामान इंडिया में कितने रुपए में मिलेगा? इन सारी बातों को आप कहां पे पढ़ेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ेंगे। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? तो ये था आपका सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस। तो मैंने आपको लगभग मेजॉरिटी चीजें बता दी कि कैसे आप कंटेंट पढ़ेंगे। एक बात और बता दूं, मार्किंग समथिंग कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ब्रैकेट में क्या लिखा है चिल्ड्रन? 2 सेक्टर मॉडल। आप 3 सेक्टर भी पढ़ेंगे, 4 सेक्टर भी पढ़ेंगे। क्यों सर, कोर्स में तो है नहीं? क्योंकि अगर आप 4 सेक्टर नहीं पढ़ेंगे तो आपको एक भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। यह है हमारे सीबीएसई की सोची समझी चाल। बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए सिलेबस दिखाओ कम बट पढ़ाओ ज्यादा। जैसे दुकानदार क्या बोलता है मम्मी को, भाभी जी सूट मत खरीदिएगा, देखने के कहां पैसे लग रहे हैं। बट बच्चों में बता दूं, 10 लेडीज अगर सूट देखेंगी, गारंटी है उसमें 7 खरीद के ले जाएंगी। सेल्समैनशिप, पर्सनल सेलिंग, इसी को बोला जाता है। मम्मी क्या बोलती हैं, आइसक्रीम अगर आप खानी है, पहले खाना खाओ तो आइसक्रीम मिलेगी। खाना ही इतना खिला दो कि आइसक्रीम खाने की जगह ही ना हो। समझ में आ गया? वो पुराना चुटकुला याद होगा ना, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में बात हो रही थी, वाइफ ने कहा कभी मेरे को अच्छे रेस्टोरेंट तुम खाना खिला नहीं ले गए महंगे वाले में, हमेशा वही सड़क छाप चिली पनीर खिला देते हो। आज चिली पनीर की याद बहुत आ रही है मेरे को, पता नहीं क्यों। तो उसने अपनी वाइफ से बोला आओ चलो, रास्ते में अपनी वाइफ से बोला हम जब सो कॉल्ड स्टूडेंट लाइफ में थे 100-200 फुल्की एक साथ खा जाते थे पानी पूरी। तो वाइफ को अब गुस्सा आ गया, कह रही मैं भी खा सकती हूँ। हस्बैंड ने कहा नेकी और पूछ पूछ, 70 पीस 80 पीस वाइफ को उसने पानी पूरी खिला दी।
उसने तारीफ की, भाई तुमने तो कंपटीशन ब्रेक कर दिया, तुम जीत गई, आओ चलो तुमको खाना खिला देंगे। आप क्या खाना खाएंगे, चलो घर वापस, पेट भर गया। इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? क्लियरली अंडरस्टूड? तो बच्चों सिलेबस में चीजें बहुत कम लिखी हैं, बट एग्जाम में पूछी बहुत ज्यादा जाती हैं। तो मेरे से गई और बहस मत करिएगा, सर बुक में तो नहीं है, बट सर न्यूमेरिकल में तो ये आ गया। तो ये है मोडस ऑपरेंडी बच्चों को चीट करने की, बेवकूफ बनाने की, ताकि देखने में लगे सिलेबस कम है तो आत्महत्या ना करें, बट पढ़ना पूरा है। तो जब मैं आपको इसमें 4 सेक्टर मॉडल पढ़ाऊंगा तब आपको नजर आएगा, हाँ सर न्यूमेरिकल तो बिना 4 सेक्टर मॉडल पढ़े हो ही नहीं सकता। समझे कि नहीं समझे? तो टीवी वाला बोलेगा, भाभी जी भैया जी स्टेबलाइजर की कोई जरूरत नहीं है, बट जहां मोहल्ले में जाहिल वोल्टेज 550 पे गया, टीवी फूक गया। तो अपनी सुरक्षा के लिए आपके घर में अर्थिंग मजबूत होनी चाहिए। समझ गए इन बातों को सब लोग? पक्का? चलिए अब मनी सप्लाई में देख लीजिए। अगेन मैंने टॉपिक अंडरलाइन क्या किया बच्चों? सप्लाई ऑफ मनी। इसमें 4 चीजें हैं, M1, M2, M3 एंड M4। इफ आई से सीबीएसई आपको सिर्फ M2 बोल रहा है पढ़ने को, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ M2 बोल रहा है, बट एमसीक्यू में आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे और कहेंगे इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, M1, M2, M3, M4। अब आपको जब पता ही नहीं M1, M3, M4 होता क्या, आप सही आंसर ठेंगा मार्क कर पाएंगे वहां पे? तो इसलिए आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ गया बच्चों? पक्का? ध्यान दीजिएगा इस टेक्स्ट पे बच्चों, और क्या लिखा है मैं बता रहा हूं। सेंट्रल बैंक फंक्शंस, एग्जांपल आरबीआई, बैंक ऑफ इशू, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सुनाई पड़ गया? कहीं पे भी क्या क्रेडिट क्रिएशन शब्द नजर आया बच्चों? पूरी 50-55 मिनट की एक क्लास लगती है इस टॉपिक को पढ़ाने में। क्रेडिट क्रिएशन आरबीआई फंक्शंस का एक पार्ट है। आई रिपीट, आरबीआई फंक्शंस का एक पार्ट है। मान लीजिए आरबीआई के 6 फंक्शंस हैं, तो उसमें से एक कौन सा है? क्रेडिट क्रिएशन। बच्चा कह रहा है 4 नंबर का आंसर आएगा, तो ये क्रेडिट क्रिएशन थोड़ा लेंदी है, मैं काम करता हूं, मैं 6 में से 4 पढ़ लेता हूं, और वो एग्जाम के लिए क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक को छोड़ जाता है। जिन बच्चों ने ये अप्रोच फॉलो की थी, 2023 में 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़ना पड़ गया उनको, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन का 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। समझ में आ गया? क्योंकि जब सीबीएसई बोलता है आरबीआई के फंक्शंस पढ़िए, तो सीबीएसई ये नहीं बोलता बेटा 4 पढ़ के चले आना। बच्चा अपना जुगाड़ सेटिंग लगाता है वहां पे, 4 नंबर का आएगा, 6 हैं, चलो 4 पढ़ के जाते हैं। ये तो वही बात हो गई, किताब छोड़ के गाइड बुक पढ़े, गाइड बुक में भी कट शॉर्ट कर लिए। समझ में आ गई मेरी बातें, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को? पक्का? तो बहुत हल्के में सब्जेक्ट को मत लीजिएगा, नहीं तो आप फुल्का बन जाएंगे। चलते हैं आगे। इसमें तो लगभग पूरा ही लिखा हुआ है। गवर्नमेंट बजट मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स। पता चला 10 कंपोनेंट हैं, आप 7 रट के गए हैं। एमसीक्यू में बाकी 3 पूछ लिए गए हैं। ये तो देखा ही नहीं हमने, ये तो ईद का चांद लग रहा है, पहली बार नजर आया है। इसलिए पढ़ना पूरा है आपको। तो एमसीक्यू लेवल ऑफ टेस्टिंग इज नॉट इजी चिल्ड्रन, इट इज रादर सुपर डिफिकल्ट। गॉट इट? चलिए, तो ये सब तो कुछ खास है नहीं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने बता दिया आपको। अब आपको लग रहा होगा सर यूनिट 6 बस और यूनिट 7 बस, सर 2 यूनिट पढ़नी है खत्म, और एक तीसरी 3 यूनिट बस। इस 3 यूनिट में कम से कम 4 महीने का सिलेबस है। तो सेंटेंसेस बड़े छोटे छोटे लिखे हैं, बट पढ़ना बहुत ढेर सारा है, बहुत ढेर सारा है। गॉट इट? तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास चिल्ड्रन। मैं अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा आपके साथ व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिट नेम्ड एज मनी एंड बैंकिंग। गॉट इट क्लियर? तो मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। मेरे नोट्स सो कॉल्ड 2-3 तरह के होंगे। एक नोट्स ऐसे होंगे जिसमें कोर उतना ही लिखा होगा जितना सीबीएसई के सिलेबस में है, और एक नोट्स ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखा होगा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी काम आ जाए और सीयूईटी में भी काम आ जाए। गॉट इट क्लियर? चलिए इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लाइक वाइक कर दीजिएगा, थोड़ा व्यूज बढ़ जाएंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है।